आप में से जितने भी लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और 12 तारीख का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो आई ओपनर है। इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन से कि आपके पेपर देखने का नज़रिया बदल जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। एक बात आप सभी ने नोटिस किया होगा, इनफैक्ट हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस भी किया हो, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट प्रीलिम्स उनका क्लियर नहीं हो पाता। हमेशा कुछ मार्क्स से वो पीछे रह जाते हैं। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बार बार प्रीलिम्स क्लियर होता है। नो मैटर पेपर टफ आ रहा है या फिर इजी आ रहा है, उनका प्रीलिम्स हमेशा क्लियर होता है। पिछले कुछ सालों में देखोगे आप तो प्रीलिम्स का पेपर टफ हुआ है, बट कट ऑफ का ट्रेंड आप देखोगे तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ रही है। जब भी आप लोगों से सुनोगे, जब भी आप तैयारी करते हो, तो सब लोग यही बोलेगा कि आप 135 130 प्लस स्कोर करने की सोचो। डैट मीन्स कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 100 प्लस नेट करेक्ट करो, तभी आप 133 प्लस स्कोर कर पाओगे। बट ये बोलना जितना इजी है उतना ही टफ है इसको रियल एग्जाम में अप्लाई करना। एंड देखो, जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उनका 20-25 मार्क्स से क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ मार्क्स का गैप होता है, सिर्फ उनका वही क्लियर नहीं होता। इसीलिए आपने एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है और पेपर सॉल्विंग एक अलग चीज़ होता है। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बहुत तैयारी की है, बहुत पढ़ाई की है, बहुत हार्डवर्क किया है और आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, क्योंकि पेपर सॉल्व करना भी एक टेक्निक है, एमसीक्यू सॉल्व करना भी एक टेक्निक है और पेपर सॉल्व करना भी आपकी तैयारी का ही पार्ट है। एंड यू हैव टू मास्टर दैट इफ़ यू वांट टू इजीली क्वालिफाई प्रीलिम्स। देन आपको पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स, एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल डिडक्शन डेवलप करना होगा। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। सो जस्ट बी विथ मी। जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। सिर्फ समझना ही नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है। मैं आपकी राह आसान तो कर सकता हूँ, बट कदम आपको ही उठाना होगा, चलना आपको ही होगा, अपनी मंजिल आपको ही तय करनी होगी। सो इफ़ यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन इन प्रीलिम्स, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वन मोर थिंग, आप पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैंने 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बात की है, जहाँ से आपको कम से कम एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन श्योर शॉट मिलेंगे। सो उन रिसोर्सेज को, उन कंटेंट को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से पढ़ना है, इसकी बात मैंने वीडियो के एंड में की है। इस वीडियो में हम लॉजिक से लॉजिकल एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे बाय डेवलपिंग लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक। इस चीज़ को मैं क्लियर फ्रेमवर्क कहता हूँ, कॉन्सेप्ट लिंक्ड एलिमिनेशन एंड आंसर रीजनिंग। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ देखो, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये 2024 में आया था ना। जिनको इसका आंसर पता है उनके लिए तो बहुत ईजी है, बट हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को टारगेट करेंगे जब हमको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तब हमको कैसे अप्रोच करना है ना। इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं पता है कि इलेक्शन कमिश्नर का क्या फंक्शन है ना। यहाँ पे ऑप्शंस देखो, पहला बोल रहा है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है? कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एक कीवर्ड हो गया, डेप्यूटी स्पीकर कीवर्ड हो गया एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये कीवर्ड हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। तीसरा बोला है डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अबव इलेक्शन। नाउ ये आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं एंड वी अज्यूम कि आपको नहीं पता है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसका इलेक्शन कराता है और किसका नहीं कराता है। तो चलो देखो, इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आप दूसरा स्टेटमेंट देखो, इस पे ध्यान दो। यहाँ बोल रहा है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज। नाउ आपको ये पता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना ऑलरेडी बर्डन होता है स्टेट का इलेक्शन कराने के लिए। हमारे देश में हज़ारों म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, हर स्टेट में म्युनिसिपैलिटीज़ है। जितना मुझे याद आता है शायद 1800-2000 म्युनिसिपैलिटीज़ है और 300-350 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है। सो यहाँ पे आप ये सोचो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नाम में ही देखो यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए पॉसिबल है हर स्टेट के म्युनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन कराए, हर स्टेट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कराए? ये एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि पार्लियामेंट्स मेक्स लॉ फॉर एवरी म्युनिसिपल रूल्स इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली रॉन्ग रहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो इतने माइक्रो लेवल पे जाके काम करती ही नहीं है। आप खुद से ये बात पूछना कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन कराने लगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी नाम सुना है। सो अगर लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा
तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराएगा। दैट इज़ वाई विदाउट नॉलेज भी हम अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आपका ये चला गया, आपका ये चला गया। नाउ 1 and 3। इसके बाद आप थर्ड स्टेटमेंट देखो, डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अबव इलेक्शंस। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी दूसरे और पहले से जुड़ा हुआ है। दूसरा गलत हुआ तो डैट मीन्स कि आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब तीसरा भी चला गया। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे देखो आपने बेसिक कॉमन सेंस से बता दिया कि इसमें सही आंसर क्या है। आपके पास सारा नॉलेज नहीं था, आपको नहीं पता था कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है कहाँ का इलेक्शन कराता है, कहाँ का इलेक्शन नहीं कराता है, बट कुछ कॉमन सेंस यूज करके, कुछ साउंड लॉजिक यूज करके यू गॉट योर करेक्ट आंसर। सो यही आपका है लॉजिकल डिडक्शन टेक्निक, यही है आपका क्लियर फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क में मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा एंड उन रूल्स को आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे देखो रूल 1 है रूल ऑफ जनरलिटी, इसके बाद रिवर्स लॉजिक टेस्ट, इसी तरह और भी रूल्स है नीचे। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आई टेल यू कि आपको रूल्स कैसे अप्लाई करना है और एग्जाम में कैसे वो जो कुछ लास्ट माइल्स होता है, कुछ लास्ट 15-20 मार्क्स होता है, कैसे अचीव करना है, कैसे स्कोर करना है। नाउ देखो ये रूल्स सिर्फ पढ़ के जाने के लिए नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करोगे अपने PYQs में, अपने टेस्ट सीरीज में, खासकर जो मैंने लक्ष्य टेस्ट सीरीज बनाया है उसको आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे इन रूल्स को अप्लाई करना। इन रूल्स को आप अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप हो पाएगा और क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ मुझे कौन सा रूल लगाना है, इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से देखूँ, किस तरीके से सोचूँ, राइट। सो सबसे पहला रूल हमारा है रूल ऑफ जर्नैलिटी। नाउ देखो जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, खासकर मान लो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि सही है कि गलत है, तो ये देखो कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन बहुत ही नैरो तरीके से प्रिपेयर किया गया है, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है या फिर ब्रॉड क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी कोई भी स्टेटमेंट ब्रॉड होता है उसके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी कोई स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करता है, किसी नीश की बात करता है, तो उन क्वेश्चंस में एग्जामिनर के ट्रैप सेट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ आपको कैसे पता चलेगा कोई स्टेटमेंट जेनरिक है, कोई स्टेटमेंट ब्रॉड है कि नहीं है? सिंपली पढ़ के, सिंपली अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो कि ये स्टेटमेंट मोटे मोटे चीज़ों की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। पहला बोल रहा है देयर आर रेफरेंसेज ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट इन एंशिएंट इंडिया। दूसरा बोल रहा है देयर आर लार्ज एंटरपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। ना पहले स्टेटमेंट में ना किसी डायनेस्टी की बात कर रहा है, ना किसी एरिया की बात कर रहा है, ये बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट की बात कर रहा है। पूरे एंशिएंट इंडिया का टाइमलाइन देके चल रहा है कि एंशिएंट इंडिया में आपको बहुत से रिवर पोर्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है, यहाँ कोई फैक्चुअल चीज़ की बात नहीं कर रहा है, इसके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह दूसरा देखो देयर वर लार्ज एंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक, ये भी बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है, कहीं फैक्चुअल चीज़ की बात नहीं कर रहा है, ना ही किसी चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा है। सो यहाँ पे लॉ ऑफ जर्नैलिटी के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। इसका आंसर करेक्ट क्या है? बोथ 1 and 2। इसी तरह एक एग्जाम्पल आप और देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप पहला स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू वर्कर एंड पीजेंट पार्टी। सो एक वर्कर एंड पीजेंट पार्टी है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। पहला बोल रहा है कि द वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1927 एंड वाज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। नाउ देखो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ देखो एक डेट है, इस डेट को गलत किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक चीज़ की बात कह रहा है, तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पिन पॉइंटेड स्टेटमेंट है। बट वहीं सेकंड स्टेटमेंट देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वॉज टू वर्क विद इन कांग्रेस सो दैट इट कुड बी मेड अ मोर रिवॉल्यूशन इन क्लाइंट पार्टी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमन पीपल। नाउ इस स्टेटमेंट में आप 2-3 चीज़ देखो। सबसे पहली बात कि स्टेटमेंट को बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई किया गया है। ये स्टेटमेंट 1-2 लाइन में भी लिखा जा सकता था, बट यहाँ देखो 3-3.5 लाइन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक रूल आप ये भी ध्यान रखना है कि रूल ऑफ ओवर एक्सप्लेनेशन। कभी भी किसी स्टेटमेंट को बहुत ही ओवर एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत ही खोल के एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोई फिनोमिना हुआ, कोई ऑब्जेक्टिव हुआ, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो सही हो। दूसरी चीज़, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही जेनरिक है। हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल टाइम में बहुत सी पार्टीज थी एंड सब पार्टी का रोल यही था कि उनको कॉमन पीपल के लिए काम करना है। और आपको ये भी पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो किसान थे, जो मजदूर थे, वर्कर एंड पीजेंट, इनका कितना ऑपरेशन होता था। इनको लो वेजेस मिलते थे, हाई रेंट पे करना पड़ता था, टैक्सेस पे करना पड़ता था, तो इनका इंक्लिनेशन जो था वो रिवॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा था एज कम्पेयर टू रिफॉर्म।
सो हमको ये तो नहीं पता कि पहला सही है या गलत है, बट दूसरा सही है ये हम अपने लॉजिक से बता सकते हैं, ये अपने रूल से बता सकते हैं। तो इन चारों में से आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी आपका एलिमिनेट हो गया, आपका सी एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से आप इस तरीके से आप आराम से बहुत से क्वेश्चन में 50-50 तक पहुंच सकते हो। जहां एक टाइम आपको कुछ भी आइडिया नहीं था कि इसका सही आंसर क्या है, वहीं कुछ रूल्स लगाओगे, कुछ कॉमन सेंस लगाओगे, लॉ ऑफ जनरलिटी लगा रहे हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका या तो ए होगा या तो डी होगा। सो ये रहा आपका रूल ऑफ जनरलिटी। इसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप पीवाईक्यू लगाना, वहां पे इस रूल को अप्लाई करना, देखना कहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो, कहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट वन, रूल 2 आपका है रिवर्स लॉजिक टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है कि मान लो कोई स्टेटमेंट दिया है और आपको ये पता करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको क्या करना है कि उस स्टेटमेंट को आप रिवर्स करो। आपको ये देखना है कि इस स्टेटमेंट को अगर मैं फ्लिप कर दूंगा तो इसकी कोई मीनिंग निकलती है कि नहीं निकलती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियाज। दूसरा बोल रहा है ऑनेस्टी इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन साइंस। नाउ आप सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा फ्लिप करके देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। आप यहाँ पे नॉट लगा के देखो, इस स्टेटमेंट को फ्लिप करके देखो कि ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली नॉट इंपॉर्टेंट इन साइंस। ऐसा हो सकता है, ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट कहाँ नहीं है। आप साइंस की बात करो, आप आर्ट्स की बात करो, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करो, आप पॉलिटिक्स की बात करो, आप किसी भी चीज़ की बात करो, ऑनेस्टी हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बोला जाए कि साइंस में ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही एब्सर्ड आइडिया है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी में भी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैट मीन्स कि अगर हम नॉट लगाते हैं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका दूसरा स्टेटमेंट बिना नॉट लगाए सही है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, देखो ये आपका चला गया क्योंकि यहाँ बोला है 2 इनकरेक्ट है, ये आपका चला गया क्योंकि यहाँ बोला है 2 इनकरेक्ट है, ये आपका चला गया क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 2 आपका जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। डैट मीन्स कि आपका सही आंसर क्या है, ए, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। यहाँ पे हमको पहला स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने दूसरे से ही डिसाइफर कर लिया रिवर्स लॉजिक टेस्ट लगा के कि सही आंसर क्या है। ये रिवर्स लॉजिक टेस्ट बहुत से क्वेश्चंस में लगता है। आप पीवाईक्यू लगाना, आप टेस्ट सीरीज लगाना और देखना कि कहाँ कहाँ आपको ये टेस्ट हेल्प करता है। नेक्स्ट रूल देखो आप, लॉ ऑफ रिकर्सिव क्वेश्चनिंग। इसको हम कह सकते हैं रिसाइकलिंग क्वेश्चनिंग। जो क्वेश्चंस आप लगाते हो, जिन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हो, उनको पढ़ने का तरीका भी ये डिसाइड करता है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा बाद में, तो आप सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम पीवाईक्यू लगाते हैं या फिर टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हम Q&A के फॉर्म में लगाते हैं। क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चन का आंसर देख लिए, आंसर याद कर लिए, बस काम खत्म। लेकिन वहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है। जो क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चन से भी पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आंसर्स होते हैं उनसे भी पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं। सो लॉ ऑफ रिकर्सिव क्वेश्चनिंग क्या बोलता है, इन यूपीपीसीएस क्वेश्चंस आर नॉट आइसोलेटेड। अ पीवाईक्यू और मॉक क्वेश्चन कैन रीअपियर इन ट्विस्टेड फॉर्म, either reframed from the same question or can be picked from answer explanation of the older question. For example देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन क्या बोल रहा है, the president is a part of parliament। रीजन क्या बोल रहा है, a bill passed by 2 houses of parliament cannot become a law without assent of the president। so यहाँ पे आप पहला स्टेटमेंट देखो, a president is a part of a parliament, ये 2023 का क्वेश्चन था। 2024 में क्या पूछा गया, यहाँ दूसरा स्टेटमेंट देखो, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सेम है, बस इसको रिसाइकल करके ये बना दिया गया है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो आप, ये 2023 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। इसका सही आंसर क्या है, देवप्रयाग। अब ये देखो 2024 का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैच द कॉलम के फॉर्म में दिया है, देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। सो 2023 का जब आप क्वेश्चन किए होते और आंसर देख के आगे ना बढ़े होते, इन ऑप्शंस को भी देखे होते कि विष्णु प्रयाग क्या होता है, कर्ण प्रयाग में क्या हुआ है, रुद्र प्रयाग में क्या हुआ है, तो यहाँ पे रुद्र प्रयाग भी है और कर्ण प्रयाग भी है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते। इसी तरह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जो भी आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, जो भी आप पीवाईक्यूज पढ़ते हो, उसको किस तरीके से पढ़ना होता है। ये हमारा लक्ष्य टेस्ट सीरीज का 500 MCQ की बुकलेट है। एंड यहाँ पे जैसे आप देखो, कोई क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यूपी रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम इन स्टेट। इसका सही आंसर क्या है, UNDP। तो एक तरीका यह है कि आप सिर्फ पढ़ लिए क्वेश्चन को, उसका आंसर देख लिए कि UNDP है, आगे बढ़ गए।
बट यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता। जो लॉ ऑफ रिकर्सिव क्वेश्चनिंग है वो ये बोलता है कि आपको यहाँ से भी पढ़ना है, आपको यहाँ से भी पढ़ना है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि यूएनडीपी ने रिसेंटली किस स्टेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूपी। उसी तरह क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली फ्रांस साइंड अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट एज न्यू स्टेट विद इन द फ्रेंच रिपब्लिक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? न्यू कैलेडोनिया। इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है, रिसाइकल करके भी पूछा जा सकता है कि न्यू कैलेडोनिया रिसेंटली किस कंट्री का एज अ न्यू स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस। सो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस को पढ़ोगे, किसी भी पीवाईक्यूज को पढ़ोगे, सिर्फ पीवाईक्यूज को नहीं देखोगे, पीवाईक्यूज को रिकर्सिव तरीके से पढ़ोगे, पीवाईक्यूज को रिसाइकल करके पढ़ोगे, तभी आप पीवाईक्यू एनालिसिस को फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाओगे। नाउ काफी लोग ये पूछ रहे थे कि ये जो एमसीक्यू बुकलेट है वो उनको कैसे मिलेगी, कहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो ये हमारे लक्ष्य टेस्ट सीरीज का पार्ट है एंड जो क्वेश्चंस यहाँ दिया गया है आप उसको लगा लोगे। जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिया जा रहा है 15 टेस्ट है, उसको आप लगा लोगे तो टोटल आपके पास 1000 एमसीक्यू हो जाएगा। एंड अगर करंट अफेयर में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि मेरा ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो इन 1000 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स को लेके जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप गूगल फॉर्म पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका तीसरा लॉ खत्म होता है, लॉ ऑफ रिकर्सिव क्वेश्चनिंग। एंड आई गेस कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीवाईक्यू हमको कैसे प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन कैसे हमको लगाने हैं, सो दैट अगर उन क्वेश्चंस को रिसाइकल करके क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आए तो वो हमारा गलत ना हो। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सिमिलैरिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम आप पेपर में इस प्रिंसिपल से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन देखोगे ही। नाउ देखो ये प्रिंसिपल ना एग्जामिनर की साइकोलॉजी भी काम करती है। एग्जामिनर के क्वेश्चन को सेट करने का, ऑप्शन को सेट करने का जो पैटर्न है उस पर काम करती है। नॉर्मली क्या होता है, एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देगा एंड उन 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बहुत करीब होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप उन्हीं 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो। सो क्वेश्चन में जब भी 2 ऑप्शन आपके बहुत ही क्लोजली सिमिलर होंगे, बहुत आसपास होंगे, तो आप ये समझ जाना कि राइट आंसर उन्हीं दोनों में से कोई एक है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखो, ये 2024 में आया था। यहाँ पे इकोलॉजिकल नीश के बारे में पूछ रहा है, 4 स्टेटमेंट है, बट इन 4 में से आप देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये बहुत सिमिलर है। पहला बोल रहा है, बी में बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश, और सी में बोल रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल। यहाँ पे लार्ज कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल कर रहा है। सो एग्जामिनर आपको यहीं पे ट्रैप करना चाहता है। बाकी जो ए है, बाकी जो डी है, उसको एज अ फिलर ही दिया है, इसका काम नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ पे है? सिर्फ बी और सी में है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे 2 ऑप्शन आपको सिमिलर दिखेंगे, आपको कोई चूज करना होगा, तो आप इन दोनों में से ही कोई चूज करो, स्मॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या था? सी था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके हाथ में है, इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन डी देखो। ऑप्शन बी बोल रहा है इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री टेम्परेचर, ऑप्शन डी बोल रहा है डिक्रीज ऑफ 4 डिग्री टेम्परेचर। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है, ये सिमिलर है। सही होने की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखो, यहाँ पे सीपीआर का फुल फॉर्म पूछा है। पहला बोल रहा है कार्डियो प्रोग्राम रेस्क्यू, दूसरा बोल रहा है कार्डियक परसटाइल रिवीजन, तीसरा बोल रहा है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्साइटेशन एंड डी बोल रहा है कार्डियो पल्मोनरी रिवीजन। ना इसमें भी आप देखोगे ना, 2 ऑप्शन बहुत करीब है, सी और डी, कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियो पल्मोनरी। ये कार्डिक प्रोग्राम, ये बहुत ही एब्जर्ड है, ये मेडिकल टर्म से रिलेट ही नहीं कर रहा है। प्रोग्राम हो गया, रिवीजन हो गया, ये मेडिकल टर्म नहीं है, मेडिकल साउंड टर्म नहीं है, इसलिए ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। सही आंसर क्या है आपका? सी होगा। सो यहाँ पे 2 चीजें लगी। पहला आपने वर्ड के ओरिजिन को पकड़ा, वर्ड का जो ओरिजिन है वो मेडिकल है, तो जो साउंड है, जो उसका फुल फॉर्म है, वो भी मेडिकली रिलेटेड होना चाहिए। एंड दूसरी चीज ये है कि सिमिलर स्टेटमेंट जो होते हैं वो सही होते हैं। यहाँ पे सी और डी सही है, तो दोनों में से कोई एक सही होगा, सी जो है वो सही हुआ। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि अ बस कवर फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डायरेक्शन विथ स्पीड v1, दूसरा हाफ v2 से कवर करता है, तो एवरेज स्पीड पूछा है ना। यहाँ पे ए बी सी डी देख के बताओ कि ऐसे 2 ऑप्शन कौन से हैं जो सिमिलर हैं, ए और बी। यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है, बाकी ये दोनों सिमिलर है। तो सही होने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, द रीसेंट ग्लोबल पॉज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक वाज कॉज्ड ड्यू टू
इन 4 ऑप्शंस को देखो, पहला बोल रहा है सार्स कोव 1, दूसरा बोल रहा है H5N1, तीसरा बोल रहा है सी बोल रहा है सार्स कोव 2 और डी बोल रहा है मर्स कोव 2। नाउ इन चारों में से सिमिलर कौन सा है, ए और सी, कोव 1 कोव 2। तो सही होने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 what fiscal policy response did the government of India undertake in response to aggravated global supply disruption। 3 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या फिजिकल पॉलिसी रिस्पॉन्स लिया है ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन के अगेंस्ट। पहला बोल रहा है डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज, दूसरा बोल रहा है इंक्रीजिंग टैक्स ऑन फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट और तीसरा बोल रहा है रिड्यूसिंग टैक्स ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट। नाउ 2 और 3 देखो, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है बट अपोजिट है। 2 में बोल रहा है टैक्स को इंक्रीज करने की बात, 3 में बोल रहा है टैक्स को डिक्रीज करने की बात। दैट मीन्स कि आपका या तो 2 सही होगा या तो 3 सही होगा, इन्हीं दोनों में से आपका कोई एक होना चाहिए। नाउ हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं। पहला बोल रहा है कि डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज। मान लो ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन है, एनर्जी क्राइसिस है, यूक्रेन वॉर हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज को डिक्रीज कर देगी तो जो अवेलेबिलिटी है वो तो और डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन होता है, जब भी क्राइसिस आती है तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, ना कि सब्सिडीज खींच लेती है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। उसी तरह दूसरा स्टेटमेंट देखो, यहाँ बोल रहा है फ्यूल पे इंपोर्टेड चीज़ों पे टैक्स जो है बढ़ा देगी। देखो वैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा है और गवर्नमेंट टैक्स और बढ़ा देगी तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग और नहीं ले पाएंगे। गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में क्या करेगी, रिलीफ मेजर लगाएगी ताकि लोगों को आराम हो, लोग सामान ले पाएं। सो टैक्स को इंक्रीज नहीं किया जाएगा, टैक्स को डिक्रीज किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका हो गया ए, मतलब 2 और 3 में से कोई एक सही है। सही आंसर क्या हो गया 3। यहाँ भी आपका सिमिलैरिटी प्रिंसिपल लगेगा। सो देखो 2024 के पेपर में ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन में मैंने सिमिलैरिटी प्रिंसिपल लगा दिया। इसी तरह आप और PIQ देखना और टेस्ट सीरीज देखना, कहाँ कहाँ पे आप ये प्रिंसिपल लगा सकते हो। इस प्रिंसिपल का फायदा ये होता है कि आप आराम से 50-50 पहुंच जाते हो और जहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, वहीं आपको ये प्रिंसिपल लगाने के बाद सिर्फ 2 ऑप्शन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है कॉमन सेंस फिल्टर। जो ऑप्शंस आपके कॉमन सेंस को डिफाई करें, आपके लॉजिकल रीजनिंग को क्वेश्चन करें, ये मान के चलना कि वो ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, आप काफ़ी कुछ देख के आए हो, और अगर कोई ऑप्शन उन चीज़ों को डिफाई कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, डेट मीन वो ऑप्शन आपका गलत होगा। जैसे इस क्वेश्चन को हमने ऊपर सॉल्व किया था, इसका आंसर डी होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखो आप, यहाँ बोल रहा है कि एंड अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई, किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है इनिशिएट किया जा सकता है। पहले बोल रहा है लोकसभा, फिर बोल रहा है राज्यसभा, इसके बाद लेजिस्लेचर है, उसके बाद प्रेसिडेंट है। नाउ यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा तो वो पूरे देश के लिए होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा। और पूरे देश में लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। सो इनिशिएट किसके द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा। हाँ, कॉमन सेंस हमको बोलता है कि लोकसभा इनिशिएट कर सकता होगा। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा भी पार्लियामेंट का पार्ट है, राज्यसभा भी लॉ मेकिंग बॉडी है, तो ये भी इनिशिएट कर सकता है। इसके बाद देखो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है वो हमेशा अपने स्टेट के लिए लॉ बनाएगा, ना कि पूरी इंडिया के लिए लॉ बनाएगा। ये बिल्कुल इलॉजिकल लगता है कि स्टेट जो है वो देश के संविधान को अमेंड करने के लिए इनिशिएशन करेगा और वो संविधान पूरे देश में लागू होगा, हर स्टेट उसको फॉलो करेगा। तो 3 आपका जो है वो बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉमन सेंस पे खरा नहीं उतर रहा है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा गलत होगा तो ये जाएगा, ये जाएगा, बचा क्या, ओनली 1 एंड 2। अभी हमने देखा कि ये दोनों कर सकते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट का पार्ट है। सो 1 सही है, 2 सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बोथ 1 एंड 2। बिल्कुल सिंपल लॉजिक से, बिल्कुल कॉमन सेंस फिल्टर से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमको नहीं पता था कि कौन अमेंड करता है, कौन अमेंड नहीं करता है, बट ऑप्शंस में क्या दिया है उसके बेसिस पे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा है। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी एग्जाम में, बहुत लोग इसका गलत मार्क के आए थे ना। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कल्टिवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इन कंपेरिजन टू USA, चाइना, जापान, इंडिया हैज हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टिवेशन। दूसरा बोल रहा है इंडिया लोकेशन इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प्स डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू द ईयर। अभी हम पहला स्टेटमेंट छोड़ते हैं, दूसरे को आप देखो। हमने ऊपर 2 लॉ पढ़ा है, एक पढ़ा था कि लॉ ऑफ जर्नैलिटी,
क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल जेनरिक नहीं है? इसको पढ़ के आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है? सिंपली यहाँ बोल रहा है कि इंडिया का जो लोकेशन है ट्रॉपिकल मानसून रीजन की वजह से यहाँ पे बहुत टाइप की क्रॉपिंग होती है। हाँ बिल्कुल होती है। यहीं पे आप रिवर्स लॉजिक टेस्ट लगा के देखो, जो हमारा रूल था कि इंडिया लोकेशन इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन डज नॉट हेल्प डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू द ईयर। ये अब्जर्व नहीं लग रहा है? एक तरीके से ये बोल रहा है कि इंडिया का जो लोकेशन है ट्रॉपिकल मानसून रीजन पे, बट इट डज नॉट हेल्प डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू द ईयर। बिल्कुल एब्जर्ड है। डेट मीन्स कि हम नॉट लगाते हैं, डेट मीन्स कि हम जब रिवर्स लॉजिक टेस्ट लगाते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका मतलब टू जो है आपका वो सही है। अब जब आपका टू सही हो गया तो क्या क्या सही हो सकता है? या तो आपका डी होगा या तो आपका बोथ 1 and 2 होगा। आपका सी चला गया, आपका बी चला गया। नौ पहला बोल रहा है कि इन कंपैरिजन टू यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया हैज हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि चाइना का जो एरिया है बहुत बड़ा है, यूएसए का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, बट यहाँ देखो जापान भी है। जापान साइज में भी इंडिया से छोटा है। हमको ये भी पता है कि जापान में जो एग्रीकल्चर होता है नॉर्मली मरीन एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे ऑलरेडी लैंड कम है, इसलिए वहाँ के लोग फिशिंग डाइट पे ज़्यादा रहते हैं। तो मान लो यहाँ पे सिर्फ यूएसए और चाइना दिया होता तब कंफ्यूजन आपकी होती, बट चूंकि यहाँ पे आपको जापान दे दिया है, डेट मीन्स कि इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो ज़्यादा है। और हमेशा याद रखना कि स्टेटमेंट जो है ना, जब भी कोई सही स्टेटमेंट होता है तो पूरा का पूरा सही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टेटमेंट में 2 कंट्री का सही नाम देगा, तीसरे को गलत कर देगा। इस स्टेटमेंट को एज अ होल देखो। चूंकि हमको पता है कि इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन जापान से तो ज़्यादा ही होगा, तो जापान से ज़्यादा है, डेट मीन्स कि ये पूरा स्टेटमेंट सही है। जापान से ज़्यादा है तो यूएसए से भी ज़्यादा होगा, चाइना से भी ज़्यादा होगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। सो सिंपल लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के, जो हमको पता था, हमको क्या पता था जापान के बारे में कि जापान जो है छोटी कंट्री है, जापान जो है आइलैंड कंट्री है, जापान में फिशिंग होती है। नॉर्मली जापान का एग्रीकल्चर जो है एज कम्पेयर टू इंडिया, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एडवांस एग्रीकल्चर है। बट एरिया अंडर कल्टीवेशन, चूंकि इंडिया का एरिया ज्यादा है तो इंडिया का एरिया अंडर कल्टीवेशन वो भी ज्यादा होगा। दैट इज वाई आपका 1 सही हो गया, आपका 2 सही हो गया, बोथ 1 and 2। नाउ इस क्वेश्चन में भी आप आराम से उसी लॉजिक को लगा सकते हो, कॉमन सेंस को लगा सकते हो। कॉमन सेंस जैसा मैंने आपको बताया कि सब्सिडीज डिक्रीज नहीं करेगी गवर्नमेंट, इंक्रीज करेगी, और जो टैक्सेस है उसको इंक्रीज नहीं करेगी गवर्नमेंट, उसको डिक्रीज करेगी। सो मैंने यहाँ पे आपको 5 रूल बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत से रूल्स हैं, मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। ये आपका बेसिकली पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी हम और बात करेंगे। देखो आप यहाँ पे मल्टीपल रूल्स हैं। सब रूल्स पे हम देखेंगे PYQ कैसे अप्लाई होता है और उन रूल्स को आप बाद में जाकर एग्जाम में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सीखो, ये एप्टीट्यूड डेवलप करो कि MCQ सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, क्वेश्चन में कोई हिंट होता है तो हमको उसको कैसे पकड़ना होता है। अभी इसके बाद 7-8 रूल और है। प्रिसीशन ट्रैप रूल हो गया आपका, वर्ड ओरिजिन रूल हो गया, ऑड वन आउट स्ट्रेटजी हो गई, ओवर एक्सप्लेनेशन बायस की हमने बात कर ही ली है, प्रिंसिपल ऑफ पैसिव पॉजिटिविटी। तो इन सब चीज़ों की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपका एक ISFR रिपोर्ट हो गया और ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का सिंगल PDF। इन दोनों को मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। इन दोनों PDF से ही कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। सो लास्ट मोमेंट पे ऐसे जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं उनको आप देखते रहो। ISFR रिपोर्ट से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहाँ से भी कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से मिलेगा, और ये 2-4 पेज सॉल्व करके आराम से आप 5 से 6 क्वेश्चन अपना फिक्स कर सकते हो। सो हाई यील्डिंग एरियाज, हाई प्रायोरिटी एरियाज आप करते रहो। अपनी मेहनत को रैंडम चीज़ों को नहीं देना है। ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ वही पढ़ोगे जो एग्जाम में आता है। और जिनको भी लक्ष्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, इस MCQ की बुकलेट को अवेल करना है, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एकदम आराम से आप पढ़ाई करते रहो और रोज़ मेहनत करो एंड प्रैक्टिस करते रहो। चलो, ऑल द बेस्ट।